आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे मतलब हम लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ी, और वास्तव में देखें तो देश आज़ाद पहले हुआ कि संविधान पहले बना? देश आज़ाद पहले हुआ। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमें संविधान की जरूरत क्या पड़ी? देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भारत से चले गए, फिर ऐसा क्या पड़ा कि हमको संविधान की जरूरत पड़ी? देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी। अगर वास्तव में देखें तो क्या संविधान से पहले कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई किताब नहीं थी जिससे देखकर हम शासन कर सके? क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्थिति थी वो किसकी थी? अंग्रेजों के टाइम के बाद ही तो संविधान आया। अंग्रेजों के पहले अगर हम शासन देखें तो अंग्रेजों के पहले शासन किसका था? अंग्रेजों के पहले शासन था मुगल। मुगल के पहले अगर हम शासन देखें तो भारतीय राजा। और वास्तव में देखें तो मुगल क्या थे? मुस्लिम। यानी 712 के बाद की अगर हम बात करें तो 712 से लेकर और लगभग 1600 ईस्वी तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए, तब तक भारत में किसका शासन था? मुस्लिमों का शासन। मुस्लिमों का शासन, नॉट मुगल। क्योंकि अगर मुस्लिमों की बात करें तो उसमें सल्तनत काल में के जो भी राजा हैं वो भी आएंगे, मुगल के भी आएंगे और उसके पहले वाले भी आएंगे। अगर हम इनके पहले की बात करें जिस समय भारतीय राजा थे, तो जैसे अंग्रेजों के टाइम पे और अंग्रेजों के बाद अगर आया हमारा क्या, यानी अगर वर्तमान समय में देश की कानून व्यवस्था जो है वो किस आधार पर चल रही है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। ठीक, वास्तव में अंग्रेजों के टाइम पे जो व्यवस्थाएं थी ये चलती थी चार्टर एक्ट के आधार पर। चार्टर एक्ट, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट सीधा सा था कि जिस स्थिति पे मतलब जब जैसे कानून की व्यवस्था हमको चाहिए हम उसी समय रिसेंटली वही कानून बना लेंगे। जैसा आज की डेट में भी अगर हम देखें तो ब्रिटेन में यही व्यवस्था है। ब्रिटेन में कैसा भी कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जिस समय पे जैसे कानून की व्यवस्था बनती है, आज हमको किसी भी कानून की व्यवस्था मतलब लगता है कि इस कानून की जरूरत है। जैसे अगर हम देखें तो भारत में जैसे अभी महिलाओं पर 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो इस समय वर्तमान परिदृश्य क्या है? पहले हमने बिल लाए, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तब कानून बना। पहले से ये चल रहा था कि यहाँ बनना है और बकायदा हर जगह ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, लिखित में सब कुछ है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जरूरत है, कानून बन गया और लागू हो गया। ठीक, तो अंग्रेजों के टाइम पे चार्टर एक्ट, वर्तमान समय में संविधान। इसी तरीके जिस समय ये मुस्लिम देश में थे, मुस्लिमों के समय में क्या चलता था? मुस्लिमों के समय में जो संविधान का काम करता था वो थी शरीयत। और भारतीय राजाओं के टाइम पे मनुस्मृति। यानी वास्तव में अगर हम देखें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र था। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र था, ये सबको पता है। ठीक, बाद में इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी और अपने अपने नए नए नियम और कानून साथ में लेके आए। जिस समय पे भारतीय राजा थे, जैसे अगर हम पहले प्राचीन समय की किताब की बात करें तो चाणक्य की अर्थशास्त्र, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अर्थशास्त्र है तो उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ होगा, जबकि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? शासन संबंधी है। उसमें आपको कैसे दरबार सजाना है, कैसे किसको मंत्री पद देना है, किस व्यक्ति को, जो योग्य व्यक्ति होगा, किस पद पर बैठाना है, या दरबार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती थी वो सब सारी चीजें दी हैं। लेकिन उसके पहले भी किताब आई थी मनुस्मृति। यानी जो भी हमारे भारतीय राजा थे वो किस बिहाफ पर काम करते थे? मनुस्मृति के आधार पर। जैसे आज की डेट में हमारे संविधान में दिया है कि किस व्यक्ति को किस योग्यता के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा। भाई अगर हम देखें संसद में जो सांसद और विधायक निर्वाचित होते हैं वो सारा प्रोसीजर हमारा इस पे दिया है। तो सांसद और विधायक जिनको हम आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्रीगण भी होते हैं, वैसे ही भारतीय राजाओं के टाइम पे या अन्य राजाओं के टाइम पे भी दरबार सस्ता था, मंत्री होते थे। तो उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसा राजा, हमेशा जरूरी नहीं कि राजा के पास इतना दिमाग हो कि राजा डिसाइड कर देगा। हालांकि कई बार देखा गया है कि राजा का पुत्र ही इस तरीके से व्यवस्थाओं में शामिल होता था। लेकिन वास्तव में मनुस्मृति हुई और चाणक्य की अर्थशास्त्र हुई, इसमें शासन संबंधी सारे विचार दिए गए थे। ये तो पहले की बात हो गई। उसके बाद आए मुगल कहे या मुस्लिम आक्रमणकारी कहें। जब से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के बाद
सबसे ज़्यादा शरीयत, अगर हम देखें शरीयत की वैल्यू बढ़ी। ये शरिया एक कानून होता है। जैसे लोगों में कंफ्यूजन है कि शरीयत एक्चुअल में कोई किताब है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, संविधान की एक किताब है, मनुस्मृति एक किताब है, चाणक्य की अर्थशास्त्र एक किताब है, लेकिन शरीयत कोई किताब नहीं है। शरीयत की बात करें तो मुस्लिमों का सबसे धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान। मुस्लिमों का सबसे धार्मिक ग्रंथ है कुरान। अगर हम कुरान की बात करें, भाई कुरान की कुछ आयतें हैं, यानी कुरान में कुछ नियम कानून दिए हैं कि मुस्लिम लोगों के जीवन जीने के तरीके, तौर तरीके, हम किस तरीके से जिएंगे, हमको किन चीज़ों का पालन करना है, किन चीज़ों को हमको मतलब अवैध घोषित करना है कि हमारे धर्म में नहीं है, इसको सही नहीं मानते। ठीक, तो ये कुछ आयतें हैं जो कुरान में दी गई हैं। इनको अगर हम देखें तो वास्तव में यही शरीयत है। कुरान के अंदर ही कुछ आयतें हैं जिनको पूरा पाठ मिलाकर हम क्या बताते हैं, उसको शरीयत। ठीक, अब ये तो बात हो गई हमारी मुगलों के टाइम की। मुगलों के बाद सीधे आगे हमारे अंग्रेज। अंग्रेजों के टाइम पे देखो भाई चार्टर एक्ट। अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो भाई सबसे पहला हमारा एक्ट आया था 1773 का, ये था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो 1757 में जिस समय पर प्लासी का युद्ध हुआ था, सबको पता है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की जड़ें मजबूत हो गई थी। अंग्रेजों को यह स्थिति समझ में आने लगी थी, अब अंग्रेजों से ज़्यादा ताकतवर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा था कि नहीं भाई? 1757 के बाद उस समय कोई भी भारतीय राजा, कोई भी निजाम, कोई भी नवाब ऐसा नहीं बचा था जिसको अंग्रेजों ने ना हराया हो। हालांकि कई बार अंग्रेज युद्ध में हारे, लेकिन पावरफुल अंग्रेज थे। उस स्थिति में अगर हम देखें तो उस स्थिति की स्थिति ये थी कि अंग्रेजों ने, भाई सीधी सी बात है, जब हमारा साम्राज्य फैल चुका है तो हमको उस साम्राज्य को कायदे से यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगी। अब अंग्रेजों की अगर हम बात करें, अंग्रेजों का हमने जैसे बताया कि आज भी ब्रिटेन में वही कॉन्सेप्ट है, हमको जब जिस कानून की जरूरत पड़ती है हम वो कानून बना लेते हैं। तो अंग्रेजों ने इसी तरीके से बनाया। सबसे पहले एक एक्ट लाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो 1757 में जीते, प्लासी के युद्ध के बाद उनकी जब जड़ें मजबूत होना शुरू हुई भारत में, तब उनको ये समझ में आया कि वास्तव में अब हमको शासन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ना कि एक शासन संबंधी कंपनी थी। 1773 तक एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में शासन करना प्रारंभ कर चुकी थी। अब जब व्यापारिक कंपनी कोई भी नियम कानून बनाती है, उस स्थिति में क्या होता है, उन नियम कानूनों को अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट के रूप में जानते हैं। अगर हम आज में प्रेजेंट टाइम पे देखें तो कई ऐसी व्यापारिक कंपनियां हैं जो अपने अपने नियम कानून बनाती है। जैसे अगर हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी देखें तो कौन सी है? रिलायंस। रिलायंस में हर एक छोटे तक, चाहे छोटा सा कर्मचारी हो, उसके लिए नियम कानून अलग है। उसके ऊपर जो जीएम, एजीएम, इस तरीके की रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके नियम कानून अलग होते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि चपरासी के ऊपर जो नियम कानून लागू हो रहा है वो हम जीएम के ऊपर लागू कर देंगे, संभव है? भाई चपरासी अगर आएगा 6 बजे या सिक्योरिटी गार्ड आएगा सुबह 6 बजे, लेकिन जीएम अपने टाइम पे ही आएगा 11 बजे, जिस समय उसका ऑफिस खुलेगा, और हो सकता हो जाने का टाइम भी वो 2 घंटे काम करे चला जाए। तो ये कंपनी का रूल है, जिसको हम क्या कहते हैं? 1773 वाले को चार्टर एक्ट में सिर्फ इसलिए नहीं काउंट किया जाता है क्योंकि उसका एक नामकरण कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम पे। नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? तुम रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों रखा गया? अमन, कोई भी शासन होगा, अब जैसे मान लो ये इंस्टीट्यूट है, अगर इंस्टीट्यूट को हमें सही तरीके से चलाना है तो इसके लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। मतलब जैसे गैस का नॉब होता है, नॉब काम क्या करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। उसका मेन काम क्या होता है? गैस धीमी और तेज करना या बंद कर देना पूरी तरीके से, यानी वो क्या करता है? गैस चूल्हे को रेगुलेट करता है। इसी तरीके ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाई, उस दौरान कंपनी का सिर्फ ये काम था कि हम भारतीयों के ऊपर, जिनके ऊपर हम शासन करने जा रहे हैं या जिनके साथ हम व्यापार करने जा रहे हैं, भाई उनको हम रेगुलेट कैसे करेंगे, उनको हम अपने मुताबिक कैसे डालेंगे, हम अपने नियम कानून कैसे समझाएंगे, वो सारी चीजें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई। अगर हम बात करें इनके बारे में, जो भी अभी तक हमारे चार्टर एक्ट आएंगे, इनके बारे में डिटेल में हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सीधी सी बात है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, अगर हम इसकी बात करें तो वास्तव में क्या कोई भी व्यक्ति पहली बार में सही नियम कानून बना सकता है? नहीं। जैसे अगर हम बात करें तो जिस समय संविधान बना था, फर्स्ट टाइम जब संविधान बन के तैयार हुआ, उसके बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था, सबको पता है। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बीतने के बाद भी हम ऐसा संविधान नहीं तैयार कर सके जो हमारा लगभग 1 साल भी ढंग से चलाओ। 1 साल बाद ही हमको जरूरत पड़ गई संशोधन की, पड़ी कि नहीं पड़ी? 1951 में हमने पहला संशोधन कर लिया। इसी तरीके 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय सारी चीजें नहीं सही थी, इसलिए अंग्रेजों को दोबारा से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट निकालना पड़ा, जिसमें कुछ कमियां जो इसमें रह गई थी उस पर सुधार हुआ। 73 से 81 लगभग अगर हम देखें तो 8 साल का समय है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कोई भी नियम कानून, जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें, 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। आज तक कई ऐसे व्यापारी हैं जो पूरी तरीके से जीएसटी को समझ ही नहीं पाए, जबकि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हर चीज में आगे हैं, सुविधाएं भी बहुत सारी हैं। चाहे तो एक दिन लागू हुआ, पूरे देश में लागू हो जाने चाहिए एक साथ, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। फिर उस समय तो 1773 का टाइम पीरियड था, कोई गारंटी नहीं थी कि हम एक बार लागू करेंगे और पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। मतलब जहां जहां अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, तो कम से कम इनको टाइम लगा, 2-4-5 साल लगे होंगे पूरे लागू होने में नियम को, 2-4-5 साल लगे होंगे उस नियम को समझने में कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। इसीलिए उन्होंने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट निकाला। इसके बाद अगर हम बात करें 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो भाई इन दोनों में कुछ कमियां रह गई या कुछ नई चीजें लानी। कमियां का मतलब हमेशा ये याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि सुधार हो रहा हो, कई बार होता है कि कुछ चीजें हैं जो इसमें हम छूट गई थी, वो हमने नई चीजें इसमें डाल दी। ठीक, 1784 के बाद अब आना शुरू होंगे चार्टर एक्ट। अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो पहला चार्टर एक्ट कब आया? चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793। सबसे पहले अगर हम देखें चार्टर एक्ट की खासियत क्या होती है? चार्टर एक्ट की खासियत थी कि इसका जो टाइम पीरियड था, प्रत्येक 20 साल के अंतराल में ये चार्टर एक्ट लाए गए। यानी 1793 के बाद 1813, फिर 33, फिर 1853। यानी चार्टर एक्ट सेकेंड, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट वीआई होता है, आईवी होता है, ठीक। तो 1853 का चार्टर एक्ट। अब सीधी सी बात है, अगर चार्टर एक्ट की संज्ञा देखें तो भाई ये है, क्या सिर्फ इतने ही नियम कानून लाके अंग्रेजों ने पूरे देश में शासन कर लिया? तो क्या ये 4 चार्टर एक्ट लाकर ही पूरे भारत में अंग्रेजों ने शासन कर लिया? नहीं, इसके बाद भी कई सारे एक्ट आए। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी कितने एक्ट लाई, क्योंकि 1853 के बाद अगर हम वास्तव में देखें तो इन सबके बाद एक क्रांति हुई 1857 की क्रांति के नाम से, जिसको जानते हैं। और उस क्रांति ने देश में अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा कर दिया। अंग्रेजों को यह समझ में आने लगता था, उस समय लगा था कि अगर अब दोबारा अगर ऐसी कोई क्रांति होती है तो हमें देश छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी बना दिया पूर्णतया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक काम था कि वो सिर्फ भारत में व्यापार करेगी, और जो भी शासन संबंधी कार्य थे वो कौन करेगा? अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। यानी 1857 के बाद 1858 में शासन किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ठीक, यानी अगर वास्तव में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साल शासन किया? 1757 में भारत में जड़ें मजबूत हुई थी प्रॉपर। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे तो देखो तो लगभग 1600 अप्रोक्सीमेट 1600 के आसपास आ गए थे। 1608 में जहांगीर के दरबार में वो गए थे लेने परमिशन कंपनी स्थापित करने के लिए। तो हम ये मानते हैं क्योंकि स्थापना कंपनी की हुई थी 1599 में, तो वो लगभग अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 1600 में भारत में अंग्रेज आ चुके थे। ठीक, और उस दौरान 1600 से लेकर 1857 तक भारत में जो भी शासन किया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी
व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी। लेकिन भारत में राजाओं में आपसी मतभेद बहुत थी। उनको समझ में आया हम यहाँ व्यापार के साथ साथ शासन भी कर सकते हैं। उन्होंने शासन करना शुरू किया, लेकिन कुछ बहुत मतभेद थे, शोषण ज़्यादा किया भारतीयों का, इसलिए 1857 में एक विद्रोह हुआ। और विद्रोह इतना महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। तो उनको समझ में आ गया था कि अगर दोबारा विद्रोह हुआ तो फिर हमको देश छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने व्यापारी कंपनी अलग कर दी कि आप सिर्फ व्यापार करेंगे और क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था, वो यहाँ का शासन देखेगा। ठीक, यानी अगर हम संविधान का संवैधानिक विकास देखें तो अगर संविधान के संवैधानिक विकास की बात करें तो भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ठीक, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के बारे में। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान का उद्गम कैसे हुआ, मतलब कैसे भारतीय संविधान बना। वास्तव में अगर हम भारतीय संविधान की स्थिति देखें तो सबसे पहले हम लोगों के यहाँ जो संविधान की बात चल रही थी, अगर संविधान का बनने का तरीका देखें तो सबसे पहली बैठक, जो मेन 3 डेटें पूछी जाती हैं, सबसे पहली बैठक, यानी अगर हम प्रथम बैठक देखें, भाई बीच वाला जो है वो हम नहीं बता रहे हैं कितने सदस्य थे, मुस्लिम लीग बनी सेकेंडरी, क्योंकि अभी हम सिर्फ संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि संविधान सभा के बारे में। वो पहले हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन क्लास है, बीच बीच में छोड़ के चल रहे हैं। प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसके बाद द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। तृतीय बैठक, और अभी इसी से रिलेटेड पीछे में एक क्वेश्चन था, 13 दिसंबर 1946। चौथी जो 22 जनवरी 1947 वो प्रस्ताव पास हुआ था। सीधी सी बात है। अब अगर हम संविधान की बात करें तो भाई संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और अप्रॉक्सीमेट 63 लाख रुपए खर्च हुए। 63 लाख समथिंग कुछ रुपए थे, हाँ, तो लगभग 63 लाख रुपए मान के चलते इतने पैसे खर्च हुए। और इसके लिए जो भारतीय लोग थे, मतलब जो कांग्रेस थी, अगर वास्तव में देखें तो संविधान सभा क्या थी, कांग्रेस के ही ज्यादातर सदस्य थे। निश्चित हुआ था कि भारत में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक, क्योंकि वैसे कोई निर्वाचन नहीं हुआ था उस दौरान। अगर हम देखें तो वास्तव में लगभग जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन लोगों ने 60 देशों की यात्रा की। 60 देशों की यात्रा की। भाई सीधी सी बात है, अगर हम अपने संविधान को कहें तो भारतीय संविधान कट कॉपी पेस्ट है, कहीं भी कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। और वास्तविक स्थिति ये थी, 60 देशों की यात्रा करने के बाद रुझान ये था, क्योंकि इतने सारे सदस्य थे, अप्रॉक्सीमेट 300 सदस्य थे संविधान सभा में, और 300 लोगों ने मिलकर 60 देशों की यात्राएं की। ये लोग सिर्फ दूसरे देश इसलिए जाते थे, दूसरे देश को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते थे, उनको समझ में आता था कि ये चीज भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है तो वो भारत के संविधान में रखा जाएगा, और जो प्रतिकूल होगी उसको हटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, 60 देशों में अगर वास्तविक सोर्स निकल के जो आते हैं वो टोटल 11 मुख्य सोर्स हैं जिनसे मिलकर भारतीय संविधान बना है। इतना घूमने फिरने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, मतलब घूमने में, निकल के आने में, फिर क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बैठकें हुई, कई वाचन हुए। कई बार जैसे अभी विधेयक पास होता है, कोई भी विधेयक आता है तो क्या एक बार में पास हो जाता है? नहीं, पहले विधेयक बनता है, पटल पर रखा जाता है, उस विधेयक पर बहस होती, बहस होने के बाद लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जाके कहीं कानून बनता है। सेम प्रोसीजर संविधान का था। यहां से जब ये लोग गए तो लगभग जो हम 11 बात बता रहे हैं कि 11 सोर्स हैं। अगर वास्तव में देखें, इधर कहा है, ठीक, अगर हम वास्तव में देखें तो वो जो 11 सोर्स हैं, सबसे पहले यूएसए, 10 कंट्रियां थी, यानी 10 देश थे, और 10 में से अगर हम देखें तो जो 11वां था वो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे सबसे ज्यादा आर्टिकल कॉपी किए गए थे। लगभग 250 से ज्यादा आर्टिकल थे जो एज इट इज रख दिए गए थे। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कंट्री में देखें यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस, छठवां कनाडा, जापान, रूस,
दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड। ठीक, इसके अलावा एक मुख्य था हमारा 11वां भारत शासन अधिनियम 1935। अब अगर हम इसकी बात करें, यहां से भाई 250 से ज्यादा अनुच्छेद एज इट इज रख दिए गए थे। मतलब अक्षरशः वर्ड टू वर्ड जिसको कहते हैं, कॉपी करने में भी होता है कि थोड़ा सा नकल करने में भी दिमाग लगाना होता है, लेकिन यहां वर्ड टू वर्ड यानी अक्षरशः रख दिए गए, जैसा उसमें दिया था 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम में, वैसे ही उठा के कॉपी कर दिया था, कुछ भी फेरबदल नहीं किया था। और इस मामले में भीमराव अंबेडकर ने भरी संविधान सभा के अंतर्गत कहा भी था कि अगर कोई चीज अच्छी है हमारे भले के लिए, तो हमें नहीं लगता कि हमें उसको कॉपी करने में जरा सी भी शर्म या लज्जा महसूस होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट था भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में। ठीक, वास्तव में अगर हम देखें, ये देखो 10 कंट्रियां बगल में दी और एक तरफ दिया भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में 250 अनुच्छेद बताना संभव नहीं है कि एक एक अनुच्छेद बताया जा सके, लेकिन ये जो 10 कंट्रियां दी हैं, इनसे अगर हम देखें कि किस कंट्री से क्या चीज ली गई है, हम यहाँ पर प्रमुख चीजें बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिनसे एक नहीं कई चीजें ली गई हैं। उस प्रमुख चीजों की अगर हम बात करें, सबसे पहले यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन से ललित एकल नागरिकता। ऑस्ट्रेलिया नहीं याद है, हाँ तुम, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। जर्मनी, बताओ भैया, सब पढ़ा है, ये हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी करी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ। हाँ ललित, जर्मनी से आपातकाल। फ्रांस नहीं, तुमने तो पढ़ा है ना, हम ही ने पढ़ा है इसीलिए हमको याद है। बताओ जल्दी बताओ, नहीं याद आ रहा है। रिपब्लिक, गणतंत्र। कनाडा, कोई भी बताओ। संघात्मक शासन, कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन। अब हम बता देते, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको लॉ प्रोसीजर कहते हैं। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। जिस समय संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं थी। फिर रूस के बाद दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की शक्ति, जो कि मात्र एक आर्टिकल में 368 जितने भी संशोधन होते हैं, कुछ विशेष संविधान संशोधनों को छोड़कर सारे संविधान संशोधन इसी के तहत होते हैं, यानी आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। उसके बाद आता हमारा आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब बात आ जाती है यूएसए से। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार क्या है, देश के लिए क्यों जरूरी मौलिक अधिकार, क्या देश की जनता के लिए क्यों जरूरी है मौलिक अधिकार? देखो, मौलिक अधिकार वास्तव में देखें तो देश की जनता के लिए, यानी अगर हम इसकी स्थिति देखें, यूएसए से बात करें तो यूएसए से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार जनता के लिए होता है, ना कि राज्य के हित में होता है। अगर हम देखें तो फायदा मौलिक अधिकारों में किसका ज्यादा होता है? जनता का। वो बात अलग है कि भारत में मौलिक अधिकारों का सही तरीके के सदुपयोग कर नहीं सकते। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया है तो वो ठीक, पढ़ने के लिए ठीक है। तो वास्तव में मौलिक अधिकार जैसे अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार जो प्रारंभ में दिए गए थे वो थे 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? 6। जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया वो संपत्ति का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार से हटाकर कहां रख दिया गया है? कानूनी अधिकार में। ठीक, यानी 300A में, आर्टिकल 300A में ये कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। इसका हटाने का कारण भी बता देते हैं। पहले जिस समय देश आजाद हुआ तब तक ये मौलिक अधिकार था, और भाई जब देश आजाद हुआ तो हम लोगों के देश को डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बढ़ाना था, यानी रोड, रेल लाइनें, इस तरीके से हमारा जो भी था वो विकास होना जरूरी था। बीच में अगर किसी का मकान आ गया तो पता चला उसने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। क्यों? संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। अब उसका कहना था भाई हमारी बाप दादाओं की जमीन है, पुरखों की जमीन है, नहीं देंगे। गवर्नमेंट को इस तरीके से विकास करने में बहुत ज्यादा समस्या आने लगी। भाई लोग जमीन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट रोड कहां से निकालेगी? सीधी सी बात है। पहले अगर गांव में देखा होगा तो बड़ी एस आकार की रोडें चलती थी। ठीक, बहुत ज्यादा घुमावदार रोडें थी। वो कारण कुछ हद तक यही था कि हम भाई खेत से नहीं निकालने देंगे, तुम आउटर से निकाल ले जाओ। तो इसलिए अब क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार थमा, अब वो कानूनी अधिकार हो गया है।
मतलब अगर देश की प्रगति में आप बाधा बन रहे हैं तो आपकी जमीन जबरदस्ती सरकार ले सकती है, उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, इसीलिए कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक, अब बात आती है, तो ये तो मौलिक अधिकार तो समझ में आ गया ना कि प्रेजेंट वर्तमान में 6 हैं, जब बना था संविधान उस समय कितने थे? 7। उसके बाद आती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से देखो हमारी संसदीय शासन प्रणाली भी ली गई है और एकल नागरिकता भी ली गई है। नागरिकता की बात करें अगर हम, तो वास्तव में नागरिकता जो है, तो नागरिकता किसी भी देश के नागरिक होना सुनिश्चित कराती है। भाई अगर हम, जैसे हम अपनी बात करें कि हम भारत के नागरिक हैं, क्या प्रूफ है हम भारत के नागरिक हैं? क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है। वास्तव में तो नागरिकता जो प्राप्त करने के संसाधन है वो 5 प्रकार के भारत में। ठीक, उनको डिटेल में पीडीएफ में दिया, वो समझ लेना। उसके बाद अगर हम बात करें एकल नागरिकता का क्या मतलब है, एकल नागरिकता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है लेकिन कुछ टाइम तक वो भारत में दोबारा प्रवेश नहीं करता है, दोबारा वापस नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेट 7 साल तक, तो लगभग इतने टाइम तक अगर वो भारत आता ही नहीं है तो उसकी नागरिकता, और उसने वहां की नागरिकता ले ली है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन कई लोग इस मामले में अपवाद भी हैं, जैसे अक्षय कुमार, सबको पता है अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेकिन इनकी नागरिकता क्यों नहीं छिन रही है? उसका भी एक कारण है, क्यों? ये भारत में रह रहे हैं, ये बाहर जाते हैं घूमने के लिए, 2 महीने की छुट्टी बिताया इटली में जाके, लेकिन अल्टीमेटली वापस कहाँ आना उनको? भाई साहब, इटली की अगर सोनिया गांधी को कहो तो वो वहां की नागरिक थी, राहुल गांधी को कहो तो भाई उनका ननिहाल है, तो मिल गई नागरिकता। अब जैसे अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता मिल गई, संजय दत्त को दुबई की नागरिकता प्रदान की गई है, तो भाई ये लोग वही है कि दूसरे देश के लिए किसी को भी नागरिकता मिल सकती है, आप अप्लाई करो। या कई बार होता है कि सम्मान के रूप में, सम्मान स्वरूप भी दी जाती है, जैसे संजय दत्त को दुबई की जो नागरिकता प्राप्त हुई है, सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो यानी जाहिर सी बात है वो वहाँ के नागरिक माने जाते हैं। अब वो वहाँ रहने लगे और 7 साल तक भारत वापस नहीं आए, उनकी समाप्त हो जाएगी। नियम तो यही कहता है, लेकिन नियम के कानून के तहत भारत चलता कहाँ है? भाई भारत कानूनों के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक, वो कहने के लिए है, सिर्फ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं। उसके बाद आता है, देखो नागरिकता समझ में आ गया ना, एकल नागरिकता क्या है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। सूची क्या होती है? सूची अगर हम बोले तो सब्जेक्ट, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग फील्ड में काम करती है, उसको बोलते हैं। केंद्र सरकार जिस फील्ड में काम करेगी उसको बोलेंगे केंद्र सूची, राज्य सरकार जिस फील्ड में काम करेगी उसको बोलेंगे राज्य सूची। और ऐसे क्षेत्र कुछ जिनमें दोनों सरकारें काम करती है, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, शिक्षा कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा में 2 मानक हो जाते हैं। प्राइमरी शिक्षा की बात करोगे तो राज्य सरकार, अगर हायर एजुकेशन की बात करोगे यूजीसी वाली तो उसमें हो जाएगी केंद्र सरकार। तो दोनों में डिफरेंस है, समवर्ती सूची में नहीं कह सकते। जैसे अगर हम बात करें पुलिस, तो पुलिस राज्य सरकार का है, लेकिन उसी जगह पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार का है। तो ये दोनों अलग अलग होगा। हमें मेन क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण अगर समवर्ती सूची का देखेंगे, पर्यावरण। पर्यावरण के फील्ड में केंद्र सरकार राज्य सरकार पैरेलल होकर काम करती है, यानी दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। स्वास्थ्य भी कह सकते हैं। ठीक, ये उदाहरण है अच्छे खासे जिनमें दोनों सरकारें पैरेलल में काम करती हैं। ठीक, तो ये तो समवर्ती सूची वाली बात हो गई। उसके बाद आता है जर्मनी, आपातकाल। आपातकाल की बात करें तो आज है 26 जून, 25 जून को आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975, सही दिन हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। 25 जून 1975 को, यानी कल जो दिन बीता है, इसी दिन आपातकाल लगाया गया था पहली बार भारत में। ठीक, इंदिरा गांधी ने लगाया था, सबको पता था। उस दौरान सरकार के विरुद्ध जो भी व्यक्ति बोलता था उसको उठा के जेल में भर दिया जाता था। ठीक, इसीलिए कल के पेपर के स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, आज का ये काला दिन था 25 जून 1975 को। ठीक, जैसे उस समय के अगर प्रमुख नेता कहें, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी को इंदिरा गांधी सरकार ने बेतवा नदी पर एक बांध पड़ता है माता टीला बांध, वहां के गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था। मतलब जेल का मतलब ये नहीं था कि नहीं आपको जेल कारागार में भिजवा देंगे, आपको हाउस अरेस्ट कर देते, मतलब नजरबंद कर देंगे। अब वो हो सकता हो सरकारी गेस्ट हाउस में, हो सकता हो आपके घरों में ही हो। आज भी देखा होगा कई बार विरोध के लिए जब कोई नेता जाते हैं अपोजिशन वाले, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कई बार होता है, जैसे मान लो भाजपा की किसी भी बड़े नेता की रैली यहाँ होनी है कानपुर में, अगर यहाँ वो रैली होनी है और उसी दौरान अपोजिशन यानी सपा है, बसपा या किसी अन्य पार्टी की बात करें, उनका कोई भी नेता विरोध करने आता तो उसको पहले ही रैली शुरू होने से पहले उसको 4 घंटे पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। मतलब घर के बाहर ही नहीं जा सकते हो आप, और बहुत सारी फोर्स लग जाती है उनके घर के बाहर। तो भाई ये तो वो बात हो गई आपातकाल की। आपातकाल अगर हम भारत में देखें 3 प्रकार का होता है, 352, 356, 360।
352 होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति शासन इस स्थिति में लगता है जिस स्थिति पे अगर हम बात करें कि अगर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, मतलब वहां की सरकार वहां का संवैधानिक प्रशासन चलाने में बेकार हो जाती, नाकाम हो जाती, तब राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्योंकि अगर राज्य में देखें तो राज्यपाल राष्ट्रपति का एक तरीके से क्या होता है, हाँ, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके बाद आता है 356। 356 को कहते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये होता है जब गृह युद्ध जैसी स्थिति हो या कोई बाहर देश आक्रमण कर दे, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है? 3 बार सिर्फ, 62, 65 और 71। पाकिस्तान के साथ 71 में ही तो हुआ है। ठीक, 3 बार ये लगा राष्ट्रीय। कारगिल युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया था, ये याद रखना। तो ये तो समझ में आ गया। और उसके बाद आता 360 वित्तीय आपात, जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगा। इसके पहले अगर देखा होगा तो पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही थी, दूध 2000 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 400-500 रुपए किलो बिक रहा है। अगर रिसेंटली बात करें तो श्रीलंका में यही स्थिति थी, पूरी तरीके से वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो ऐसी परिस्थितियां आजादी के बाद से आज तक तो नहीं आई हैं। अब आगे इन फ्यूचर कभी हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आपात नहीं लगा, यानी भारत में वित्तीय आपात की अभी तक कभी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। ठीक, अब इसके आगे की बात करें, फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र। गणतंत्र को अगर हम देखें तो गणतंत्र की स्थिति ये होती है कि जैसे भारत कैसा राज्य है? गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जिस देश में राष्ट्रपति अनुवांशिक ना होकर निर्वाचित होता है, जैसे ब्रिटेन में क्या है, जो भी राजघराने में जन्म लेगा वो बड़ा लड़का ही वहां का राष्ट्राध्यक्ष होगा, कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में ऐसा है? अगर भारत में ऐसा होता तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के वंशज राष्ट्रपति बनते चले। लेकिन भारत में क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, प्रतिभा पाटिल अलग परिवार से थी, राष्ट्रपति बनी। उनके बाद प्रणब मुखर्जी बिल्कुल ही अलग परिवार से थे, राष्ट्रपति बने। और रिसेंटली देख लो रामनाथ कोविंद, सब अलग अलग परिवारों से, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है। यहाँ राष्ट्रपति का पद फिक्स नहीं है कि एक ही घराने से या एक ही घर से राष्ट्रपति बनेगा। ठीक, यानी भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का सीधा सा मतलब है भारत एक राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में दिया है, यानी 28 राज्य मिलकर एक संघ बनाता है। अब 28 राज्य मिलकर एक संघ बनाता है, मतलब सरकारें कैसी, दोहरी सरकारें काम कर रही है ना हम लोगों के लिए। केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग। केंद्र सरकार किसके लिए काम कर रही है? हम लोगों के लिए। राज्य सरकार किसके लिए काम कर रही है? देश की जनता के लिए। बस फर्क इतना है, राज्य सरकार की एक बाउंड्री निश्चित है, केंद्र सरकार की बाउंड्री कोई भी नहीं है। मतलब 28 राज्यों में सब राज्यों के लिए होता है वो। ठीक, तो संघात्मक शासन समझ में आ गया, दोहरी सरकारें देश की जनता के लिए काम करती हैं। उसके बाद बात आती है जापान। जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो वास्तव में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या जिसको हम लॉ प्रोसीजर कहते हैं, क्या है? तुम बताओ, लॉ प्रोसीजर क्या है? लॉ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला नहीं है। अगर हम लॉ प्रोसीजर की बात करें तो लॉ प्रोसीजर वास्तव में है कि संसद में कोई भी कानून बनता है तो वो एक प्रक्रिया के तहत बनता है। पहले हम विधेयक तैयार कराते हैं जिसको हम बिल कहते हैं, बिल पास होता है, फिर बिल संसद के पटल पर आता है, राज्यसभा या लोकसभा में पास होता है, फिर दूसरे सदन में पास होता है, फिर राष्ट्रपति का मतलब साइन करता है। एक प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है ना, एक प्रक्रिया के तहत, यही लॉ प्रोसीजर है। देश में जो भी चीजें, जैसे अगर देश में कोई चोरी करता है उसके लिए सजा का प्रावधान है एक कानून के तहत। चोरी करने वाले को पुलिस वाले भी हैं, मार नहीं सकते हैं, क्यों? कानून है। अब सीधी सी बात है, कई बार देखा होगा पुलिस वाले अपराधियों को हथकड़ी लगा के लाते हैं, लेकिन मानवाधिकार के तहत आप हथकड़ी लगा के नहीं ला सकते हो, आपको खुला करके लाना है। अब वो भाग जाए वो तुम्हारी सरदर्दी है, वो भाग भी जाते हैं, लेकिन वहां पर मानवाधिकार आ जाता है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है कि भाई इस तरीके से सारे चैनल फॉलो होने चाहिए। ठीक, तो भाई अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, तो यही सारी जितने भी देश में, यानी देश में जो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। ठीक, उसके बाद आता है जापान के बाद रूस। रूस की अगर हम बात करें तो रूस से लिया गया हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? ऐसे कर्तव्य जो जनता का देश के प्रति होता है। जिस समय देश आजाद हुआ था, वास्तव में मानो कि देश को सबको पता है कि देश की आजादी बहुत लोगों के बलिदान के बाद मिली है, लेकिन जब देश आजाद हो गया, कुछ टाइम बीत गया,
क्योंकि ये 1976 में आए थे। 50 से 26 साल बाद हमें समझ में आया कि हमको मौलिक कर्तव्यों की ज़रूरत है। मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले जो जनता थी उन लोगों को देश की आज़ादी की वैल्यू पता थी, शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। लेकिन 47 के बाद 10 साल 15 साल बाद लोग भूल गए। जो अपने सांस्कृतिक स्मारक थे, ऐतिहासिक स्मारक थे, इन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगे। देश के झंडे का सम्मान उतना ज़्यादा नहीं रह गया। तब सरकार को ये समझ में आया, इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, सरकार को ये समझ में आया कि वास्तव में अब देश ने तो बहुत कुछ कर लिया, जनता के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। यानी अब जनता की बारी थी, उनके लिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए। मौलिक कर्तव्य के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक निर्धारित की गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। इसकी सिफारिश के आधार पर प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। ठीक, अरे उसमें जैसे पर्यावरण की संरक्षा, पशु पक्षियों के लिए मतलब दया वाली स्थिति, अपने माता पिता का सम्मान, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान, राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का सम्मान, इस तरीके से लगभग वो 10 पॉइंट थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 11वां जो हमारा जोड़ा गया वो 86 अमेंडमेंट यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत जोड़ा गया, जो हमारा शिक्षा का अधिकार था। यानी प्रत्येक माता पिता का नैतिक कर्तव्य है कि भाई वो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो कम से कम प्राप्त कराए। ठीक, तो ये थे हमारे रूस से भाई मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से अगर हम बात करें, संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। संविधान संशोधन हमने जैसा पहले भी बताया, एक ही आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 के तहत सभी संविधान संशोधन होते हैं, लेकिन कुछ विशेष संविधान संशोधन होते हैं जो इस आर्टिकल के तहत नहीं आते हैं। जैसे अभी सबको पता है 5 अगस्त 2019 धारा 370 में अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, एक धारा पहली खत्म की गई। यानी वो जो 370 संविधान का हम लोग सुनते हैं ना कि धारा 370 समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसकी एक सब आर्टिकल समाप्त किया गया, बस 370 नहीं समाप्त किया गया, उसका एक धारा समाप्त की गई है। तो वो जो आर्टिकल में संशोधन हुआ वो 368 के तहत नहीं हुआ था। हमने बताया कुछ विशेष संशोधन होते हैं जो 368 के तहत नहीं होते, बाकी सारे संशोधन जो होंगे वो 368 के तहत ही होंगे। उसके बाद आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड हमारा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें, वास्तव में नीति निर्देशक तत्व है क्या? जैसे मौलिक अधिकार जनता के हित के लिए है, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए। मौलिक अधिकार अगर हमको नहीं प्राप्त होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अगर हम ऐसे कोई मुकदमा लड़ने जाए तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते नहीं, पहले हमें जिला न्यायालय जाना होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। लेकिन मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट। तो वास्तव में अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। ठीक, अब बात आती है नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार आपको नहीं देती है तो आप कहीं किसी भी कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। जैसे सरकार ने कहा हम टैबलेट बांटेंगे, क्या सबको टैबलेट मिले? लेकिन जिन व्यक्तियों को नहीं मिले क्या कोर्ट जा सकते हैं भैया फलाने को दिए हमको नहीं दिए? श्रमिक योजनाएं आती हैं, साइकिल बांटी गई, श्रमिकों को साइकिलें बांटी गई, श्रमिक आवास बांटे गए, कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले। कई बार तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते, आधे ज़्यादा लोगों को प्राप्ति नहीं होते, जिन्होंने पैसे दिए पता चला उनको प्राप्त हुए। तो जो व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो अगर उसको नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो क्या मतलब वो कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता ना कोर्ट। सीधी सी बात है, अगर वो कोर्ट नहीं जा सकता तो यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य सरकार के हित में। ठीक, तो ये 10 सोर्स जिनसे अलग अलग चीजें ली गई और 250 से ज्यादा अनुच्छेद एज इट इज भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। इन सब चीजों को मिलाकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कोई बताएगा ये नवंबर से जनवरी तक का टाइम इंतजार क्यों किया गया? नहीं, एक्चुअल में हुआ क्या था? 26 जनवरी 1929 हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। मतलब जो भारतीय क्रांतिकारी कहो या कांग्रेस के सदस्य कहो, इन लोगों ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पहला अपना जो डेट डिसाइड की थी वो 26 जनवरी डिसाइड की थी। अब समस्या ये हुई, अंग्रेजों ने हमको आज़ादी नहीं दी, हम स्वतः ही आज़ाद मानने लगे थे अपने आप को। और 26 जनवरी 1929 से हम अपना प्रतिवर्ष हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन एक्चुअल में हमको आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी की जो डेट थी उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए
इन्होंने 2 महीने का इंतजार किया। 26 नवंबर 1949 को हम कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी उनका कहना था, कुछ आर्टिकल लगभग 15-16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, जिसमें से नागरिकता एक था। 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को सारा पूरा संविधान एज इट इज लागू किया गया। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्यों? राष्ट्रपति संबंधी सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। इसके पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ये चीज याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान पे साइन किए थे और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से ये लागू हो गया था। ये राष्ट्रपति ने शपथ भी ली थी। ये पूरी तरीके से देखें तो संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान का संवैधानिक इतिहास, इसके आगे अगर कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में